Hello children, welcome back to our educational channel English World. Today in this video we are going to study poem number 3 from HSC New Syllabus 2020 Maharashtra Board, The Inch Ke Prok. The poet of this poem is Robert Southey. रॉबर्ट साउदी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. रॉबर्ट साउदी वॉज एन इंग्लिश पोएट. ओके, ही वॉज पोएट लॉरेट फ्रॉम 1813 अंटिल हिज डेथ. लॉरेट का मतलब क्या होता है? किसी को ऑफिशियल हाई रैंक प्राइज देना, ऑनर करना. तो रॉबर्ट साउदी एक ऑनरेबल पोएट थे अपने डेथ तक. ओके, मतलब बहुत अच्छे पोएम्स वो लिखा करते थे. अब मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स के, ये जो पोएम है, दिस पोएम इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम्स ऑफ योर सिलेबस. आपके सिलेबस में जितने भी पोएम्स है सबसे बड़ी पोएम है, लॉन्गेस्ट पोएम है. 17 स्टैंजास आर देयर इन दिस पोएम. ओके, बट अच्छा भी, उतनी अच्छी भी है ये पोएम. इस पोएम से पोएट हमें बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज शेयर करते हैं जो हम पोएम पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा हमें. ठीक है, we'll see something about the poet. This poem was published in 1802. ये 1802 में पब्लिश की गई थी और ये 14th सेंचुरी की स्टोरी हमें बताती है ये पोएम, जिससे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज हमें शेयर होता है. इस पोएम की स्टोरी में स्टूडेंट्स दो मेन कैरेक्टर्स बताए गए हैं जो इस पोएम में स्टोरी में मेन रोल प्ले करते हैं. वो दो कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट वन है एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक. एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक, एबॉट का मतलब है हेड, एबरब्रोथॉक मतलब मॉन्क्स, जो प्रीस्ट आप समझ लो. तो उनके हेड जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं, एक जिनका रोल यहाँ पे पॉजिटिव है. दूसरा पायरेट है. पायरेट मतलब डाकू, चोर, जो चोरी करता है, समुद्री डाकू. यहाँ पे दूसरा बताया गया है जिसका नाम है सर राल्फ. ठीक है, अब ये दो कैरेक्टर्स कैसे स्टोरी में रोल प्ले करते हैं. एक शांत सा समुद्र बताया गया है. एक बहुत से बड़े समुद्र में एक बहुत बड़ी चट्टान थी, बहुत बड़ा रॉक था, जो यहाँ पे इंच के प्रॉक बोला गया है. कोई भी सेलर्स, शिप चलाने वाले वहां पे आते थे तो बहुत बार ऐसा हुआ कि उस रॉक से वो टकरा जाते थे. कई बार लहरें तेज उठने की वजह से वो रॉक किसी को दिखता नहीं था, सेलर्स को दिखता नहीं था, तो सेलर्स उससे अनफॉर्चुनेटली टकरा जाते थे और एक्सीडेंट होके उनका पूरा सामान वेस्ट हो जाता था. कभी कभी उनकी डेथ हो जाती थी. तो ये एक्सीडेंट्स ना हो करके हमारे जो इस पोयम के हीरो है एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक, उन्होंने इस रॉक के ऊपर एक बेल लगाई जिसे इंच के बेल बोला गया है. वो बेल लगाने से क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर कोई तूफान आता है या लहरें तेज उठती हैं तो वो रॉक के ऊपर से जाके बेल को टकराती है, जिसके वजह से वार्निंग बेल बजती है. और वो वार्निंग बेल सुन के सेलर्स को वार्निंग मिल जाती है कि यहाँ पे इंच के प्रॉक है और वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, जिससे उनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है. और ये जब होता है एक्सीडेंट से, जब वो बच जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं उसे जिसने इंच के बेल लगाई है. तो इंच के बेल किसने लगाई है? एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक. तो एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को ब्लेसिंग्स मिलती है. ठीक है, और ये सारी चीजें जब अच्छी हो रही थी एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक के साथ, ब्लेसिंग्स मिल रही थी उन्हें, तो ये बात सर राल्फ को पसंद नहीं आ रही थी. वो भी समुद्र में घूमते थे, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो जाके इस बेल को काट देंगे, कट कर देंगे. कट करने के बाद वहां पे जितने भी सेलर्स आएंगे वो टकराएंगे, उनका एक्सीडेंट होगा, वो एक्सीडेंट से बचेंगे नहीं, तो वो एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को ब्लेसिंग्स भी नहीं देंगे. ये सोच के वो खुश हो रहा है और ये प्लानिंग बना रहा है कि उसे वो बेल कट करना है. तो उसने वो बेल कट किया कि नहीं, और क्या उसका नतीजा निकला, वो सब हम आगे स्टेंजास में रीड करते करते मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ये मैंने आपको इस स्टोरी का बैकग्राउंड दे दिया. क्लियर? तो हम स्टेंजा 1 पे आते हैं. No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. Still का मतलब है स्टूडेंट्स मूवमेंट को. एयर में कोई मूवमेंट नहीं था, सी में कोई मूवमेंट नहीं था, और जो शिप थी वो एकदम चुपचाप सी स्टिल खड़ी थी. Her sails from heaven received no motion,
हर कील वॉज स्टीडी इन द ओशन। उसकी जो सेल्स थे, मैंने यहाँ पे दो पिक्चर्स डाली है। आपको ऊपर एक पिक्चर दिख रही होगी शिप की, जिसमें व्हाइट कलर के क्लॉथ के इस क्लॉथ से वी शेप में ट्रायंगल्स बने हुए हैं। देखो, उन ट्रायंगल्स को सेल्स बोला जाता है, जो हेल्प करता है, जिन्हें मूवमेंट मिलता है तो शिप भी आगे बढ़ती है। तो उन सेल्स में कोई मोशन नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, क्योंकि समुद्र एकदम शांत था। यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या बताया है, एकदम कूल एटमॉस्फेयर बताया है, शांत बता रहा है, ज्यादा हलचल नहीं है। हर कील वॉज स्टीडी इन द ओशन। कील क्या होता है, ये भी पार्ट है, स्ट्रक्चर है शिप का, जो पानी के अंदर जाता है और शिप को चलने में हमें बैलेंस करवाता है। आपको नीचे जो इमेज दी गई है वहां पे देखो, शिप के नीचे एक पार्ट दिया है जो आपको दिख रहा है बॉटम में, वो पानी के अंदर होता है यूजुअली, उस पार्ट को कील बोलते हैं। तो वो कील भी एकदम स्टीडी थी, एकदम स्टॉप थी, ओशन में मूवमेंट नहीं था, मतलब समुद्र में कोई हलचल नहीं थी। फर्स्ट स्टेंजा में ऐसा पोएट हमें बताना चाहते हैं। स्टेंजा 2, विदाउट ईदर साइन और साउंड ऑफ द शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक। कोई भी साउंड नहीं था वेव्स का, और वो वेव्स इंचकेप रॉक के ऊपर धीरे धीरे से मूव हो रही थी। मतलब वो इंचकेप वेव्स इतनी ज्यादा नहीं थी कि इंचकेप रॉक छुप जाए। So little they rose, so little they fell, they did not move the Inchcape Bell. बहुत धीरे से वो लहरें उठ रही थी और बहुत धीरे से नीचे आ रही थी। वो इतना धीरे से मूव हो रही थी कि इंचकेप बेल हिली नहीं, इंचकेप बेल मूव नहीं हुई। मतलब वहां पे समुद्र में कोई वार्निंग साइन नहीं है। अगर कोई सेलर आएगा तो उन्हें वो इंचकेप रॉक दिखेगा, क्योंकि लहरें बहुत नीचे हैं, लहरें ऊपर नहीं उठ रही हैं ज्यादा। ठीक है। स्टेंजा 3, The abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape Rock. Abbot of Aberbrothock ने वो Inchcape Bell Inchcape Rock के ऊपर लगाई। On a buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves, its warning rung. Buoy क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ना बोल के हम एक ऐसी चीज बोलेंगे जिसकी मदद से वो इंचकेप बेल पानी में हैंग हो रही थी। ठीक है, उसे बॉय बोल देंगे। तो वो जो बॉय है इन द स्टॉर्म में क्या होता है, हवाओं में क्या होता है, हवाओं की वजह से, तेज हवाओं की वजह से लहरें भी तेज उठती हैं, और वो इंचकेप बेल को, बॉय को मूवमेंट देती है, जिसकी वजह से इंचकेप बेल हिलती है और मूवमेंट होती है, वार्निंग बजती है। ठीक है, ऐसा स्टेंजा 3 में इंफॉर्मेशन दिया है। स्टेंजा 4, when the rock was hit by the surge's swell, the mariners heard the warning bell. जब रॉक को धक्का लगता है, रॉक से धक्का लगता है वाटर लेवल बढ़ने के वजह से, जब लहरें रॉक के ऊपर आती हैं तो मरीनर्स को वार्निंग बेल सुनाई देती है। And then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock. Perilous means खतरनाक। तब उन्हें पता चलता है कि वहां पे एक खतरनाक रॉक है, और वो abbot of Aberbrothock को blessings देते हैं। Stanza 5, The sun in the heaven was shining gay, all things were joyful on that day. उस दिन ऐसा कोई वातावरण था नहीं कि वार्निंग बेल मिले। उस दिन एटमॉस्फेयर बहुत ही ब्यूटीफुल था, सन जो है वो शाइन कर रहा था आकाश में, और सारी चीजें बहुत ही जॉयफुल थी, हैप्पी थी। The sea birds screamed as they wheeled around, and there was joyance in their sound. वहां पे जो बर्ड्स थे वो भी सी के ऊपर व्हील शेप में, मतलब राउंड शेप में घूम रहे थे और गाना गा रहे थे। And there was joyance in their sound, और उनकी आवाज में भी एक खुशी थी। मतलब एटमॉस्फेयर बहुत ही ब्यूटीफुल था, जॉयफुल था। Stanza 6, The buoy of the Inchcape Bell was seen, a darker speck on the ocean green. इतने बड़े समुद्र में, इतने बड़े सी में, वो जो बॉय था इंचकेप बेल का, इंचकेप बेल की जो हम रस्सी बोलेंगे, जिसपे इंचकेप बेल लटक रही थी, वो बहुत ही छोटी दिख रही थी। समुद्र में दूर से वो बहुत ही छोटी दिख रही थी। इतनी छोटी कैसा लग रहा था, पूरे ग्रीन पानी में, पूरे ग्रीन ओशन में एक छोटा सा डार्क स्पॉट है, डॉट है। ठीक है। Sir Ralph the rover walked his deck and fixed his eye on the darker speck. सर रल्फ ने क्या किया, वो अपने शिप में आया, शिप के डेक में आया, एक डेक मतलब शिप के थोड़ा बाहर आया, जहां से पूरा समुद्र दिखता है।
तो वो शिप के अपने बॉटम में आया एंड फिक्स हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक, उस डार्क स्पॉट पे उसने अपनी आंखों को रखा, मतलब उसकी नजरें थी उस डार्क स्पेक के ऊपर, ठीक है। रोवर मतलब वेंडरिंग, एक ऐसा इंसान जो घूमता रहता है, ठीक है। स्टेंजा 7, he felt the cheering power of spring, it made him whistle, it made him sing. उसने क्या फील किया? सर राल्फ के बारे में बता रहे हैं। अब तक तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, सर राल्फ क्या फील कर रहा है? वो एक स्प्रिंग का मतलब खुशी का एहसास फील कर रहा है, उसे वो खुशी के वजह से वो विसलिंग कर रहा है, गाना गा रहा है। अब वो खुशी किस बात की है? उसे क्या है उसके मन में? उसके मन में क्या है? उसकी नजर कहाँ पे थी? उस डार्कर स्पेक पे। उसको वो बॉय निकालना था, वो वार्निंग बेल निकालना था, और ये सोच सोच के ही, वार्निंग बेल निकालने की खुशी में ही वो गाना गा रहा था, विस्लिंग कर रहा था। हिज हार्ट वॉज स्मर्टफुल टू एक्सेस बट द रॉवर्स स्मर्ट वॉज विकेडनेस। उसका दिल जो है वो खुशी से भर गया था, पर उसकी जो खुशी थी वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली थी। विकेटनेस मीन्स वो धोखा देने वाली, गलत भावना। His eye was, stanza 8, his eye was on the Inchcape float. Quoth he, quoth मतलब said, उसकी जो आय थी वो इंचकेप फ्लोट के ऊपर थी, वो वार्निंग बेल के ऊपर थी। My men put out the boat, उसने अपने लोगों को इशारा दिया जो बोट चला रहे थे कि बोट निकालो, मुझे इंचकेप रॉक तक लेके चलो। And row me to the Inchcape rock and I'll plague the abbot of Aberbrothock. अभी abbot of Aberbrothock को मैं मजा चखाऊंगा। Stanza 9, the boat is lowered, the boatmen row and to the Inchcape rock they go. बोट को आगे बढ़ाया गया, बोटमैन आगे चल रहे थे और इंचकेप रॉक के तरफ जा रहे थे। सर राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट, सर राल्फ बोट के आगे आए एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट, थोड़ा सा बेंड होके अपने बोट में से ही उन्होंने इंचकेप बेल को कट कर दिया, अपना मकसद उन्होंने पूरा किया। Down sang the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. अब जैसे ही आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, जैसे ही बेल नीचे गिरती है तो एक गर्गलिंग साउंड, पानी का आवाज आता है, गर्गलिंग, बबल्स आते हैं वो, क्योंकि वो नीचे चलती जाती है। जैसे ही बेल नीचे जाती है तब बबल्स रोज होते हैं। सर रेल्फ, कोथ सर रेल्फ, कोथ मतलब सेड, सर रेल्फ क्या बोलते हैं? नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेस द एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक। अब जो रॉक के पास आएगा वो टकरा जाएगा और एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को ब्लेसिंग्स नहीं देगा। सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे, ही स्कॉर्ड द सीज फॉर मेनी अ डे। सर राल्फ जो है, जो एक रोवर है, वो बहुत दूर दूर तक अपनी बोट चला रहा है, घूम रहा है। ही स्कॉर्ड द सीज फॉर मेनी अ डे, बहुत दिनों तक वो समुद्र में घूम रहा है। एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर, अब वो घूम घूम के उसने बहुत लोगों को लूट लिया, बहुत सेलर्स को लूट लिया, वो बहुत ही अमीर हो चुका है। प्लंडर्ड मीन्स बहुत ज्यादा, उसका खजाना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। He steers his course for Scotland's shore, अब वो अपनी जो शिप है वो हिला रहा है और किधर मूव कर रहा है? किनारे की तरफ, स्कॉटलैंड के किनारे की तरफ। ये स्टोरी पूरी उसी जगह की दी हुई है। So thick a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high। अब तक तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, बट अभी एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा, अंधेरा छाने लगा, आकाश में सन दिख नहीं रहा था, बादलों ने पूरे स्काई को घेर के रखा था। द विंड हैड ब्लो अ गेल ऑल डे, एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे, और जो हवाएं थी वो चल रही थी तेजी से और इवनिंग आ चुकी थी। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड, और रोवर ने क्या किया? वो डेक पे आया देखने के लिए कि क्या नजारा है, क्या एटमॉस्फेयर है, तो उसे बहुत ही अंधेरा दिखा, कोई लैंड दिख नहीं रहा था, कोई किनारा दिख नहीं रहा था। तो सर रैल्फ ने क्या बोला? कोथ सर रैल्फ, इट विल बी लाइटर सून फॉर देयर इज द डॉन ऑफ द राइजिंग मून, तो अंधेरा हट जाएगा, लाइट आ जाएगी थोड़े ही टाइम में, इस राइजिंग मून के बाद सवेरा आने ही वाला है।
तो चिंता मत करो। कांट हियर सेड वन, द ब्रेकर्स रोड, फॉर मी थिंक्स वी शुड बी नियर द शोर। मी का मतलब है आए। तो उनमें से उसके आदमियों में से एक आदमी बोल रहा है कि मुझे लगता है कि हम शोर के आगे ही होने चाहिए, बट मैं बोल नहीं सकता कि हम कहाँ पे हैं। Now, where we are, I cannot tell, but I wish we could hear the Inchcape bell. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काश इंचकेप बेल होता तो मैं समझ पाता कि मैं कौन से डायरेक्शन में हूँ, इंचकेप रॉक कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं। They hear no sound, the swell is strong, through the wind hath fallen, they drift along. Till the vessel strikes with a shivering shock, oh Christ, it is the Inchcape Rock. तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। हवाएं बहुत ही तेज थी, लहरें बहुत ही तेज थी। उन्हें हवाओं से सिर्फ हवाओं का ही आवाज आ रहा था क्योंकि बहुत तेज थी वो। ये तब तक हो रहा था जब तक उनकी वेसल मतलब उनकी शिप शिवर नहीं होने लगी, जब तक उनको शॉक नहीं लगा। जब उनको शॉक लगा, जब उनकी शिप शिवर हुई, तब उनके आदमी ने बोला, तब ये पता चला उन्हें कि अरे हम तो इंचकेप रॉक के पास आ गए, हम तो उससे टकरा गए। Sir Ralph the rover tore his hair. He cursed himself in his despair. अब सर रल्फ अपने ही बाल नोच रहा था कि ये क्या किया मैंने, तो दूसरों के लिए काटी थी ताकि दूसरों को रास्ता ना मिले और दूसरों का नुकसान हो। अब ये इंचकेप बेल जो काटी वो मुझ पे ही भारी पड़ गई। He cursed himself, वो खुद को ही कर्स कर रहा था, खुद को ही भला बुरा बोल रहा था, कोस रहा था। डिस्पेयर मतलब दुख। The waves rush in on every side. The ship is sinking beneath the tide. हर तरह से वेव्स आ रही थी, लहरें आ रही थी, सिर्फ पानी पानी हो गया था और उनका शिप जो है वो डूब रहा था उस टाइड्स के नीचे, लहरों के नीचे। But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear. वो मरते मरते भी उसे एक बहुत ही dreadful डरावना sound सुनाई दे रहा था। A sound as if with the Inchcape bell the devil below was ringing his knell. ऐसा लग रहा था कि नीचे डेविल है जो उसको बुला रही है और बोल रही है अब तेरा जाने का समय आ गया है, और वो इंचकेप बेल बजाते हुए बोल रही है कि तूने ये मतलब उसे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जो गलत किया, अब वो इंचकेप बेल की आवाजें सुनाई दे रही थी, मैंने जो गलत किया दूसरों के लिए गलत सोचा इसलिए मेरे साथ भी गलत हो रहा है। तो ये स्टेंजास में एट द एंड पोएट हमें क्या समझाना चाहते हैं, अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो रिटर्न में हमारे साथ भी गलत ही होगा। स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगेगा कि अरे हम जीत रहे हैं, हमारे साथ सब अच्छा होगा, हम जीत गए, बट अगर हमने वो गलत तरीके से जीत हासिल की है या गलत किसी को दुख पहुंचा के जीत हासिल की है तो हम एट द एंड हारने वाले ही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दूसरे जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।